जिसमें अपनी खोई ताकत को वापस पाने के लिए आरएलडी छटपटा रही है और अब जयंत चौधरी के कंधे पर आई है जिम्मेदारी। तो इसी पगड़ी रस्म के बहाने जाटों को साधने का दांव चल दिया। ऐसे में मुद्दे की बात यह है कि जिस सूबे में 24 घंटे में सियासी समीकरण बदल जाते हैं, उस पे 5 महीने पहले की गई ये कवायद कितना रंग लाती है। देखिए जाटलैंड की पगड़ी प्रतिज्ञा। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, किसान मजदूर एकता। पश्चिमी यूपी में सजा सियासी रण, 2022 में होगा युद्ध भीषण। किसान आंदोलन के नाम पर आरएलडी सियासी काम पर। ये बागपत का वही छपरौली इलाका है जो 70 के दशक में परिवर्तन का गवाह रहा। अलग अलग समीकरणों ने जब एक शख्स को मजबूत किया था, तो देखते ही देखते देश की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमने लगी थी और किसान नेता चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे। एक बार फिर से बागपत के उसी छपरौली में आरएलडी का कार्यक्रम हुआ। मौका था जयंत चौधरी के रस्म पगड़ी कार्यक्रम का, लेकिन जब मंच पर मजमा जमने लगा तो देखते ही देखते यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की तस्वीर मैदान में उभरने लगी। जयंत चौधरी का रस्म पगड़ी कार्यक्रम, 36 खापों और 32 बिरादरियों ने की शिरकत। पूर्व विधायक और मंत्रियों ने कार्यक्रम में की शिरकत। मंच पर नजर आए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। जाट राजनीति के इर्द गिर्द घूमने वाली आरएलडी कई साल बाद अपनी इस ताकत से खुश नजर आई, जहां कई जातियों के साथ साथ मुस्लिम और सिख प्रतिनिधि भी शामिल हुए। और फिर मंच से जयंत चौधरी ने कार्यक्रम में शामिल भीड़ को खुद की ताकत बताया। यही कहना चाहूंगा कि जो आपकी उम्मीद है, जो आपकी आशा है मुझसे, उसके अनुरूप कार्य करने की कोशिश करूंगा। आपके आगे मैं हमेशा झुका करूंगा, लेकिन जहां आपके मान सम्मान की लड़ाई होगी, मैं कभी नहीं झुकूंगा। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, वैसे वैसे पश्चिमी यूपी में बदलते हुए सियासी समीकरण सामने आते गए, जिसने एक झटके में इतिहास के पन्नों को पलट दिया। चौधरी चरण सिंह की सियासी रणनीति याद आई। अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूतों में बनाई थी पैठ। आगे चलकर चौधरी चरण सिंह ने बदली थी रणनीति। मुस्लिम, अहीर, जाट और गुर्जर में बनाई थी पैठ। यूपी विधानसभा चुनाव को सिर्फ 5 महीने रह गए हैं। ऐसे में एक बार फिर से वही रणनीति अपनाई जा रही है, क्योंकि रस्म पगड़ी कार्यक्रम में हर जाति के लोग मौजूद नजर आए। कोई जगह, कोई कोना ऐसा है नहीं यूपी का जहां का आदमी यहाँ का अपनी पगड़ी लेकर आया नहीं है। यहाँ पर अपनी पगड़ी समित ना करी हो, यहाँ पे कोई आदमी ऐसा नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत की मौजूदगी ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया कि आने वाले चुनाव में किसानों का समर्थन क्या आरएलडी को मिलने वाला है, जिस पर दबी जबान से हामी भरते नजर आए नरेश टिकैत। जो रस्म पगड़ी है, पगड़ी बांध दी आज खाप चौधरी की, सब बिरादरियों की, तो आज उसका समापन हुआ और अच्छा रहा, ठीक है। यहाँ ना लक्षणों की कुछ वो है बातचीत, यहाँ तो सब रस्म पगड़ी में शामिल हुए और सब ने बड़े उस सम्मान तक पगड़ी बांधी। और एक आस्था है चौधरी अजीत सिंह के प्रति, चौधरी चरण सिंह के। इनकी 3 पीढ़ी इसी उसमें किसान मजदूरों की लड़ाई में तीनों पीढ़ियाँ लग रही इसमें। वहीं आरएलडी ने साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में जब आरएलडी अपने पत्ते खोलेगी तो प्रतिद्वंदी चकित हो जाएंगे, क्योंकि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। मुद्दे की बात यह है कि आने वाले वक्त में किसान किस तरफ खड़े नजर आते हैं, लेकिन जो तस्वीर बागपत के छपरौली से सामने आई है वो आरएलडी के लिए खुशखबरी से कम नहीं है। लेकिन चुनाव में भी वक्त 5 महीने का है और कहा जाता है सियासत में समीकरण बदलने के लिए 24 घंटे ही काफी होते हैं। आप देख सकते हैं काफी उम्मीदें हैं इस रस्म पगड़ी कार्यक्रम में कि कुछ ऐसा ऐलान होगा जो 2022 के चुनाव में आम जनता तक कार्यकर्ताओं को पहुंचने के लिए अहम रोल निभाने के लिए साबित होगा। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है तैयारियां अब 2022 की हैं और चुनावी बिगुल आज इस मंच से फूंक दिया जाएगा। बागपत से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और अब बात होगी भाजपा के उस महाअभियान की जिसके सेंटर में है
22 वाला प्लान। जी हां, 22 यानी कि 2022 जब यूपी विधानसभा चुनाव होंगे, और 22% वाला प्लान मतलब वो वोटर्स जिनके इर्द गिर्द घूमती है यूपी की सियासत, और उन्हीं वोटर्स को लुभाने के लिए जब भाजपा ने दांव चला तो विपक्षी दलों में खलबली मच गई। वाराणसी में भाजपा ने अनुसूचित जाति शाखा का सम्मेलन कर दलित वोटों को रिझाने की कोशिश की। सियासी गलियारा गरमा गया। देखिए भाजपा का महाअभियान 22 में 22% वाला प्लान। दो 2022 में 22% वाला प्लान। दलित वोट बैंक से राह होगी आसान। जाति वाली राजनीति और पूर्वांचल। भाजपा के दांव ने बढ़ाई सियासी हलचल। उत्तर प्रदेश में सियासत का जातिगत इतिहास परसों पुराना है, और इस इतिहास के पन्ने को नई रणनीति की कलम से सियासी दल भरने का काम कर रहे हैं। 5 महीने दूर रह गए यूपी विधानसभा चुनावों में सभी सियासी दलों का फोकस जातियों का एक ऐसा गठबंधन तैयार करने का है जिससे सत्ता की राह आसान हो सके, और इसको लेकर जैसे ही भाजपा ने अपना दांव चला, बाकी दलों में हलचल मच गई। भाजपा ने पूर्वांचल के सियासी गलियारे में अपनी पकड़ रखने वाली दलित जाति पर फोकस किया और वाराणसी में 2 दिवसीय अनुसूचित जाति की बैठक आयोजित कर नए समीकरण खड़े कर दिए। पूर्वांचल में भाजपा का सियासी दांव। वाराणसी में अनुसूचित जाति शाखा का सम्मेलन। 2 दिन तक चले सम्मेलन में दलित नेताओं की शिरकत। दलित वोट बैंक पर भाजपा की नजर। जैसे ही वाराणसी में भाजपा ने अनुसूचित जाति शाखा का सम्मेलन किया, मानो राजनीतिक दलों में हलचल मच गई और दलितों के हेवनहार होने का दावा करने वालों ने भाजपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया। ये देश को दिखा रहे थे कि यार वाल्मीकि समाज के लोगों, मैं तेरे पैरों में गिरा हूं, मुझे वोट दो। वही खेल, ये सिर्फ समाज को गुमराह करने के लिए। जब उस अनुसूचित जनजाति के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता है, तब ये भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी रहती है? तब नहीं दिखाई देती है। उनके अधिकार को लूट रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अनुसूचित जनजाति का कोटा लूट लिया भारतीय जनता पार्टी ने, और सम्मेलन कर रहे हैं। उनके 2 दिवसीय सम्मेलन वोट के लिए कर रहे हो। पिछले 32 बरस से यूपी में सत्ता की बांट जो रही, कांग्रेस ने भी पहली ही फुर्सत में प्रतिक्रिया दी और भाजपा पर निशाना साधते हुए खुद को दलितों का सबसे बड़ा मददगार साबित करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अलग अलग जगहों पे। हाँ ठीक है, खुद ही पर्चा बनाओ, खुद ही नंबर दो, खुद ही रिपोर्ट कार्ड दे दो, ऐसे थोड़ी होता है। रिपोर्ट कार्ड तो यहाँ हम देखेंगे, जनता देगी। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर भाजपा के इस दाव से विरोधी दलों में इतनी खलबली क्यों मच गई है। एक अनुमान के मुताबिक यूपी में करीब 22% दलित वोटर्स हैं, करीब 56% जाटव, 16% पासी हैं, करीब 15% धोबी, कोरी और वाल्मीकि हैं, तो वहीं करीब 5% गोंड और खटीक हैं। यूपी की राजनीति में 23% की भूमिका अदा करने वाले अनुसूचित जाति के वोटों पर सबकी नजर है। वाराणसी में बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो अन्य दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या सुभासपा या फिर सुभासपा का जन भागीदारी संकल्प मोर्चा, सबकी नज़र इन जातियों पर है, इन जाति के वोटों पर है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में ये जातियां और इनके वोटर किसके पक्ष में जाते हैं और किसको मतदान करते हैं। 22% वोट बैंक वाली इस जाति को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए हर दल उत्सुक और तत्पर नजर आता है, और इसके लिए अलग अलग दांव चले जाते रहे हैं। इसे और भी ज्यादा करीब से समझने के लिए दलित वोटर्स को 2 हिस्सों में बांटते हैं तो पता चलता है कि करीब 14% जाटव हैं, तो वहीं 8% गैर जाटव हैं। जाटव वोटर्स पर मायावती लगातार अपना दावा करती रही हैं, वहीं गैर जाटव वोटर्स पर अन्य दलों का फोकस है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि दलित वोट सियासी राह में कितने अहम हो जाते हैं, जब पिछड़ी जातियों के बाद यूपी में सबसे ज्यादा संख्या बल रखते हैं। ऐसे में अपने अपने तरीके से हर दल दलित वोटर्स को अपनी पार्टी में जोड़ने की कवायद कर रहा है, और भाजपा के दाव ने सियासी दलों को चकित कर दिया है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। और अब बात उन 40,000 घंटों की जिसका हिसाब किताब देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सामने आए। दरअसल योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, और ऐसे में मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का पूरा लेखा जोखा जनता के सामने रख दिया। चुनावी बरस में सीएम योगी ने अपना रिपोर्ट कार्ड
जनता के सामने रखा, विपक्ष की चुनौतियां बढ़ाई और दावा किया कि वो तमाम भाजपा ने जो वादे अपने घोषणा पत्र में किए थे वो दावे बन चुके हैं। देखिए 40,000 घंटे का चुनावी हिसाब। पूरे हुए योगी सरकार के 4.5 साल, पेश हुआ 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड। मैं आदित्यनाथ योगी, तारीख 19 मार्च साल 2017, जगह लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये वो तारीख है जो यूपी में सत्ता परिवर्तन की गवाह रही है, जब यूपी के सिंहासन पर योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी हुई थी और देखते ही देखते 4.5 साल का वक्त बीत गया, जिसमें कई बड़े बदलाव यूपी की जनता ने देखे। 4.5 वर्ष का यह कार्यकाल उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जो देश में आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं पिछले 4.5 वर्षों के दौरान, इसने पूरे प्रदेश के परसेप्शन को देश में भी और दुनिया में भी बदला है। 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों में सिर्फ 5 महीने का वक्त बाकी रह गया। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया कि पिछले 4.5 साल में कैसे यूपी की दिशा और दशा बदल दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत 4.5 साल की उपलब्धियों पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री से हुई, जिसमें तस्वीरों और वीडियो के जरिए दिखाया गया कि कैसे परिवर्तन की बयार यूपी में बही। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुकलेट का विमोचन किया, जिसमें पूरा लेखा जोखा है। आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है योगी आदित्यनाथ ने बागडोर तो उनके सामने चुनौतियां अनेक थी, लेकिन लक्ष्य एक, यूपी का विकास करना और का नया उत्तर प्रदेश बनाना। सबसे पहले सीएम योगी ने पीएम मोदी के साथ साथ संगठन और 24 करोड़ जनता का धन्यवाद किया और इस परिवर्तन के पीछे उनका सबसे बड़ा योगदान बताया। महीनों महीनों वर्षों वर्षों लग जाते थे, इस योजनाओं का लाभ उन गरीबों को नहीं मिल पाता था। आज आप देखते होंगे, अगर कहीं पर कोई आपदा आती है, सरकार बचाव का पूरा उपाय करती है, पूरा प्रयास करती है, फिर भी जनधन की हानि होती है तो पीड़ित परिवारों को समय से इसका कंपनसेशन मिल सके, 24 घंटे के अंदर उन्हें देने का प्रयास करती है। सरकार की संवेदना हर एक स्तर पर देखने को मिलती है। माफिया पर योगी वार। योगी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक भयमुक्त उत्तर प्रदेश शामिल रहा, जिसका जिक्र सीएम योगी ने किया और बताया कि कैसे उत्पातियों से लेकर दंगाइयों और माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी। आपने 2012 से 2017 के बीच के इस कालखंड को भी देखा होगा, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी सख्ती के साथ कानून के दायरे में उसे ला करके उसके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई भी की गई। गरीबों को समर्पित योगी सरकार। कोरोना काल के दौरान लोगों ने पलायन किया तो योगी सरकार ने हर हाथ रोजगार का बीड़ा उठाया और फिर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। योगी पर विश्वास, गरीबों को आवाज। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 4.5 साल में गरीबों को आवास उपलब्ध कराई गई और साथ ही अनगिनत योजनाएं गरीबों के लिए चलाई गई। मुख्यमंत्री बनते थे, अपने स्वयं के आवास बनाने के लिए उनमें होड़ लगती थी, सरकारी बंगले गिराए जाते थे, स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। लेकिन इस 4.5 वर्ष
प्रदेश के अंदर सुशासन को समर्पित थे, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार सुशासन को समर्पित थे, और हम लोगों ने अपने आवास नहीं बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। महिला सुरक्षा को दी प्राथमिकता। कानून व्यवस्था किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है और उस चुनौती से सख्ती से निपटने का काम योगी सरकार ने किया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। मुझे प्रसन्नता है, मिशन शक्ति के 3rd फेज का कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। आपने देखा होगा पहले चरण में एक व्यवस्थित जागरण का कार्यक्रम, एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देने का कार्य किया गया। सेकेंड फेज में हर थाने में एक महिला बूथ का गठन किया गया, पिंक बूथ का गठन किया गया। एक महिला पुलिस अधिकारी वहां पर रहकर के उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। तहसीलों में 350 तहसीलों में भी इस प्रकार की व्यवस्था दी गई। और आज 3rd फेज में हम हर गांव स्तर पर, हर पंचायत भवन में, ग्राम सचिवालय में एक कक्ष महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही सुनिश्चित कर चुके हैं। किसानों तक पहुंची योजना। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों को आड़े हाथों लिया, तो वहीं किसानों तक सीधे सुविधा पहुंचाने का दावा किया। ये भी आड़तियों के माध्यम से, किसानों से सीधे नहीं। इसका मतलब किसान को एमएसपी का सीधा लाभ नहीं मिला। पिछली सरकारें आड़तियों के माध्यम से क्रय करती थी, हमारी सरकार किसानों से सीधे क्रय करती है और डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में ही पैसा देती है। यूपी कर रहा तरक्की। साल 2017 के बाद यूपी के काया पलट होने का दावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कि कैसे अर्थव्यवस्था से लेकर एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी तक का निर्माण किया गया। कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था की बात होती थी तो हम छठी अर्थव्यवस्था के रूप में माने जाते थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। कोरोना के खिलाफ कारगर जंग। कोरोना काल में जिस तरह से यूपी सरकार ने काम किया, उसकी तारीफ देश के साथ साथ विदेशों में भी हुई थी और यूपी को मॉडल स्टेट करार दिया गया था। इसका जिक्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। कोरोना वैक्सीन के रूप में प्रदेश के अंदर 9.5 करोड़ लोग लगभग प्राप्त कर चुके हैं। 7.5 करोड़ से अधिक लोगों का कोरोना टेस्ट भी संपन्न हो चुका है। यानी ये चीजें बताती हैं उत्तर प्रदेश एक नई दिशा की ओर चल रहा है। 4.5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता के सामने रखा है, वो चुनावों से पहले वादों के दावों में बदलने की वो तस्वीर है जिसके आधार पर यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और इसका आगाज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 4.5 साल का जो लेखा जोखा सीएम योगी ने अपनी सरकार का रखा, वो विरोधियों को रास नहीं आया। सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही खत्म हुई, वैसे विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया और एक एक कर सभी विरोधियों ने भाजपा सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। योगी सरकार के पूरे हुए 4.5 साल। सपा ने छोड़े शब्द बाण। 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी अराजकता की सरकार चला रही है। बसपा ने उठाए सरकार पर सवाल। बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया। आज अगर खाली सड़क गड्ढे में नहीं है, बल्कि पूरा प्रदेश गड्ढे में पहुंच गया। राजभर ने फेंका प्रश्नों का जाल। इनके रिपोर्ट कार्ड में 100% जो नागपुर में सिखाया गया है कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो। यूपी विधानसभा चुनाव को 5 महीने से कम का वक्त बचा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के 4.5 साल के कामकाज का ब्यौरा लेकर जनता के सामने पेश हुए। जो वादे 2017 के दौरान किए गए थे, उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड सीएम योगी ने पेश किया। करीब 1 घंटे में सीएम योगी ने बिंदुवार एक एक वादे को दावे में परिवर्तित होने का जिक्र किया।
लेकिन लोक भवन में चल रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर गड़ाए बैठा था विपक्ष, और जैसे ही सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उधर सियासी योद्धाओं ने अपनी तरकश से सियासी बाण छोड़ दिए। सपा का सरकार पर हमला। 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सामने रखा, विपक्ष में खलबली मच गई। पहली ही फुर्सत में समाजवादी पार्टी ने सरकार पर हमला बोला और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया। 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी अराजकता की सरकार चला रही है। पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता है, पूरे प्रदेश के अंदर भाईचारा बिगड़ा है, पूरे प्रदेश के अंदर हत्या, डकैती, लूट, राजनी, चिनैती, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस दौरान सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने किसानों से लेकर नौजवानों का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। सरकार की उपलब्धियों को कमियों में परिवर्तित करने की पुरजोर कोशिश की। पंचायत के चुनाव आपने देखा, ये लोकतंत्र में जितना घिनौना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अधिकारियों के बल प्रयोग करके और गुंडों का सहारा लेकर के जो लोकतंत्र की हत्या की है। बसपा ने भी साधा निशाना। वक्त था योगी सरकार के 4.5 साल पूरा होने का। चुनावी बरस में किसी भी कीमत पर विपक्ष हमला बोलने का मौका छोड़ने को तैयार नजर नहीं आया। एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर तंज कसते हुए सारे दावे हवा हवाई बताए, तो वहीं बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भी यूपी सरकार पर हमला बोला। ये तो वो सही कह रहे हैं। तस्वीर उन्होंने इस तरह से बदली कि इस प्रदेश की तकदीर ही बदल दी उन्होंने। तस्वीर नहीं बदली, तकदीर बदल दी, बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया। आज अगर खाली सड़क गड्ढे में नहीं है, जो हम तो पूरे प्रदेश में गाड़ी से गए हैं, तो सड़क ही गड्ढों में नहीं पाई जा रही, बल्कि पूरा प्रदेश गड्ढे में पहुंच गया। सड़कों में गड्ढे का जिक्र करते हुए बसपा ने विकास और महिला सुरक्षा को शून्य करार दिया, तो वहीं जाति आधारित चल रहे गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और खुद को ज्यादा ताकतवर करार दिया। ये इन्होंने इस 4.5 साल में इस प्रदेश को गड्ढे में पहुंचाने का काम किया है और इसकी यही तरक्की इन्होंने करी। इसके अलावा और कोई तरक्की नहीं की। कौन सी तरक्की की? विकास के नाम पे शून्य, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे शून्य, महिला सुरक्षा के नाम पे शून्य, किसान जो है उनको लाठियां मारी जा रही, सर फोड़े जा रहे हैं, उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनकी उपज का पैसा नहीं दिया जा रहा है, कारखाने सब बंद, जितने जीएसटी और ये नोटबंदी लगा करके कारखाने कर दिए बंद, सब बेरोजगार हो गए। तो इन्होंने जितने वादे किए थे उन वादों पे 100% ये फेल हुए हैं। राजभर ने चलाया सियासी तीर। कभी सरकार का हिस्सा रहे सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी इस मौके को बुझाने की पुरजोर कोशिश की। भाजपा के रिपोर्ट कार्ड पर राजभर ने अपने ही अंदाज में निशाना साधा। इनके जो भी रिपोर्ट कार्ड आएंगे सब फर्जी हैं, जिसका अभी 1 हफ्ते के अंदर सूबे के मुख्यमंत्री जी ने एक विज्ञापन दिया एड फर्स्ट पेज पर, बंगाल की सड़क, अमेरिका की फैक्ट्री। इनको उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी सड़क नहीं मिली जो ये बनवा पाए हों, उसका ऐड दे दें। कोई एक फैक्ट्री नहीं लगवा पाए जिसको वो ऐड के लिए दे दें। ओम प्रकाश राजभर ने चुटेले अंदाज में कई मुद्दों को सिलसिलेवार तरीके से गिनाया और रिपोर्ट कार्ड को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। इनके रिपोर्ट कार्ड में 100% जो नागपुर में सिखाया गया है कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, वही इनके रिपोर्ट कार्ड में होगा, पेपर में होगा। धरातल पे कोई गांव चिन्हित कर लें, पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 7000 गांवों में चिन्हित कर लें, ये एक गांव चिन्हित कर लें, अगर इन्होंने उसमें लिखा है शौचालय, आएगा रिपोर्ट कार्ड में शौचालय, 100 शौचालय चिन्हित कर लीजिए, तो 100 में 90 शौचालय वो मिलेगा या तो छत नहीं बनी है, या तो दरवाजा नहीं लगा है, या तो दीवार नहीं बनी है, या तो सीट नहीं लगा है। जिस तरह का सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, उसने इस बार के विधानसभा चुनाव को और भी रोचक और दिलचस्प बना दिया है। और जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, यूपी का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिन मुद्दों का हवाला विपक्ष दे रहा है, उन मुद्दों से निपटने की उसकी क्या रणनीति है और उस पर जनता कितना भरोसा करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।